फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आखिर इसकी असली वजह थी क्या? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी तो हम सबने सुनी है ना? कि भाई एक गोली चली, एक आर्कड्यूक की हत्या हुई और बस पूरी दुनिया जंग की आग में कूद पड़ी। पर क्या सच में क्या कहानी इतनी सीधी सादी हो सकती है कि बस एक गोली से दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए? या फिर सच कुछ और था? क्या वो गोली बस एक चिंगारी थी जिसने एक ऐसे बारूद के पहाड़ में आग लगा दी जो सालों से सुलग रहा था? इस पूरी कहानी को अगर समझना है तो हमें उस चिंगारी से ज्यादा उस बारूद के पहाड़ को समझना होगा। यही सबसे जरूरी है। तो ठीक है, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, उस एक चिंगारी से, मतलब आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या से। तारीख याद रखिए, 28 जून 1914। जगह थी साराजेवो। एक 19 साल का लड़का, एक स्टूडेंट, नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप। उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के वारिस को होने वाले राजा को गोली मार दी। और बस यही वो घटना है जिसे दुनिया आज तक वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा या कहिए इकलौता कारण मानती आई है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये तो सिर्फ चिंगारी थी। अब आते हैं उस बारूद के पहाड़ पर। जो असल में दिलचस्प कहानी है वो ये है कि आखिर ये बारूद बना किस चीज से था। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, बाल्कन का जो इलाका था ना, वो दशकों से एक तरह से सुलग रहा था। 1878 में बर्लिन में एक संधि हुई जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया पर शासन करने का अधिकार दे दिया। फिर 1908 में तो उन्होंने उस पर पूरी तरह से कब्जा ही कर लिया। रूस ने उस वक्त तो दबाव में आकर बात मान ली और एक बड़ा युद्ध टल भी गया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा और तनाव वो बढ़ता ही जा रहा था। और उस दौर के गुस्से का अंदाजा इस मशहूर पॉलिटिकल कार्टून से लगाया जा सकता है। 1908 का है ये। देखिए कैसे ऑस्ट्रिया का सम्राट नक्शे से बोस्निया हर्जेगोविना को ऐसे फाड़ रहा है मानो वो उसकी अपनी जागीर हो। इस एक कार्टून ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की जो आग थी ना, उसे और भड़का दिया। और इसी आग से एक विचारधारा पैदा हुई, दक्षिण स्लाव राष्ट्रवाद। यंग बोस्निया जैसे कई क्रांतिकारी संगठन बन गए। उनका सपना क्या था? बस एक, कि सारे स्लाव लोगों को इन बड़े बड़े साम्राज्यों की गुलामी से आज़ाद कराना और एक देश बनाना, युगोस्लाविया। और हाँ, वो लड़का गैवेरिलो प्रिंसिप जिसने आर्कड्यूक को गोली मारी थी, वो भी इसी विचारधारा का एक हिस्सा था। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? बारूद तैयार था। अब देखते हैं कि कैसे उस एक छोटी सी चिंगारी ने संधियों और वादों की इस पूरी बिसात पर रखे बारूद के पहाड़ों को एक ही झटके में उड़ा दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में डोमिनोज के गिरने जैसा था। एक गिरा और फिर सब गिरते चले गए। देखिए कैसे। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया को बचाने के लिए रूस मैदान में कूद पड़ा। अब रूस के खिलाफ अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के लिए जर्मनी आ गया। जर्मनी के खिलाफ फ्रांस ने रूस का साथ दिया। और फिर जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया, ग्रेट ब्रिटेन भी इस महायुद्ध में खिंचता चला आया। कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप जल रहा था। तो ये जो दोस्ती की जंजीर थी, उसने असल में पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, मतलब जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य। और दूसरी तरफ थे एलाइज, यानी कि फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। ठीक है, तो ये तो हो गया कि युद्ध फैला कैसे। लेकिन जो इससे भी बड़ा और ज़रूरी सवाल है वो ये है कि आखिर ये सारे देश लड़ने के लिए इतने तैयार बैठे क्यों थे? ऐसी कौन सी वजह थी जो अंदर ही अंदर पनप रही थी? इतिहासकार इसके पीछे 4 बड़ी वजहें मानते हैं। पहला, आक्रामक राष्ट्रवाद, मतलब मेरा देश सबसे महान वाली सोच। दूसरा, साम्राज्यवाद, यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़। तीसरा, सैन्यवाद, हथियारों की एक अंधी दौड़। और चौथा, वो उलझे हुए गठबंधन, ऐसी दोस्तियां जो किसी भी छोटी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर बना सकती थी। और अगर सैन्यवाद की बात करें ना, तो ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। 1870 में यूरोप की बड़ी ताकतें मिलकर अपनी सेना पर 94 मिलियन पाउंड खर्च करती थीं। और 1914 तक ये आंकड़ा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 400 मिलियन पाउंड हो गया था। मतलब हर कोई बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। और यहाँ एक बहुत ही अजीब बल्कि हैरान करने वाली बात है, ये इतना बड़ा महायुद्ध एक तरह से एक फैमिली मैटर भी था। पता है कैसे?
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, जर्मनी के काइसर विल्हेल्म II और रूस के जार निकोलस II, ये तीनों फर्स्ट कजिन्स थे। भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। लेकिन चलिए इन राजाओं और सम्राटों से हटकर आम लोगों के बारे में सोचते हैं। उनका क्या वो इस बड़े शाही खेल में सिर्फ प्यादे थे? यहाँ पर प्रोपेगेंडा और असलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ तो लोगों को ये दिखाया जा रहा था कि जंग देश के लिए एक बहुत गौरवशाली मौका है, एक महान एडवेंचर है। कवियों ने वीर सैनिकों पर न जाने क्या क्या लिख डाला, लेकिन हकीकत क्या थी? सच तो ये था कि ज़्यादातर लोगों के लिए सेना में भर्ती होना गरीबी और बेरोजगारी से बचने का एक रास्ता था। वो किसी राजा या सम्राट के लालच के लिए अपनी जान देने जा रहे थे। थॉमस हार्डी की ये कविता उसी दर्द को दिखाती है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जिस आदमी को मैंने दुश्मन समझकर गोली मार दी, अगर हम दोनों किसी सराय में मिले होते तो शायद साथ बैठकर जाम पी रहे होते। ये कविता बताती है कि कैसे जंग दो इंसानों को, जो शायद दोस्त हो सकते थे, एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। लेकिन इतनी नफरत और हिंसा के बीच भी इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं थी। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है 1914 का मशहूर क्रिसमस ट्रूस, जब दोनों तरफ के ब्रिटिश और जर्मन सैनिक अपनी बंदूकें नीचे रखकर एक साथ क्रिसमस मनाने लगे। उन्होंने गाने गाए, तोहफे बांटे। यह दिखाता है कि आम सैनिक शायद इस जंग को उतना अपना नहीं मानते थे जितना उनके नेता। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है कि जब नेता और शासक जंग का ऐलान करते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है?